बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है कि हमने ड्रग सप्लाई शुरू किया था, तो इसकी 17 स्लाइड तक हम लास्ट टाइम के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग क्या होता है? तो सबसे पहले बात याद रखिए, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास जो हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है डिस्पेंसिंग, जैसे हम ना ड्रग की जो सिस्टम होते हैं ना, सप्लाई सिस्टम विद इन डिफरेंट सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है, ये भी एक सिस्टम है। तो इसमें ये होता है कि हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है ना, वहाँ पे हर एक पेशेंट के नाम पे एक अलग अलग पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। उसमें पेशेंट का नाम होता है, इसका मतलब ये कौन सा ड्रग्स है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, टाइम कितना है, रूट्स कितना है, डोज कितना है, A to Z जो है ना वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है जी। तो ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। तो यूनिट डोज मेडिकेशन इज़ डिफाइंड एज दोज मेडिकेशन विच आर ऑर्डर पैक्ड हैंडल एडमिनिस्टर्ड and charged in multiple of single dosage units containing predetermined amount of drug or supply sufficient for one regular dose application or use। देखें, इसमें ये होता है कि ना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पेशेंट के नाम पे जो चीज़ पैक की जाती है। और यहाँ ये बात याद रखें कि पेशेंट से सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की चार्ज होती है जो कि उसको लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई ड्रग जो है ना वो ज़ाया होने का ख़तरा ही नहीं होता, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके नाम पर यहाँ पे जो चीज़ें पैक हो जाती है। ठीक है जी। तो सिर्फ उसी का चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक किस्म का इसको जो है ना एडवांटेज भी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं। तो पेशेंट रिसीव इम्प्रूव्ड सर्विसेज। ठीक है। इन चार्ज फॉर ओनली दोज डोज विच आर एडमिनिस्टर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे जो पेशेंट्स होता है ना वो इम्प्रूव सर्विस हासिल करता है। इम्प्रूव सर्विस का मतलब ये है कि मेडिकेशन के एरर का ख़तरा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसके नाम पे ये डोज जो है ना वो बनी होती है। और अगेन वही बात, सिर्फ वही पे करेगा जो उसको एडमिनिस्टर हुई है। ठीक है। नर्सेज गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। इसी तरह नर्सेज जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेगी पेशेंट केयर के लिए। क्यों? क्योंकि ये नर्सेज को ही उठाना पड़ेगा ना, फार्मेसी से पेशेंट के नाम पे बनी तो नर्सेज को ही उठाना पड़ेगा और पेशेंट को फिर लगाना भी होगा। तो एक तरह से पेशेंट के साथ जो नर्सेज का जो बॉन्ड है ना वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाता है इससे, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एक तो फार्मेसी से वो ड्रग्स को उठा लेना, फिर उसको अगेन दोबारा के लगा लेना, तो ये एक बढ़िया सी बात है। मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस। तो यहाँ पे मेडिकेशन एरर जो है ना वो कम हो जाती है। क्यों? वो इसलिए कि फार्मेसी में ऑलरेडी ये फार्मासिस्ट की रिव्यू में ये सब कुछ पैक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मोर स्पेस अवेलेबल इन नर्सिंग स्टेशन बाय एलिमिनेटिंग बल्क की फ्लोर स्टॉक। तो ये बात याद है कि नर्सिंग जो हमारे पास नर्सिस जो स्टेशन होती है ना, वहाँ पे जो दूसरा सिस्टम ने पढ़ा था कंप्लीट स्टॉक वाला। ठीक है। तो ये नर्सिस स्टेशन पर इस केस में जो है ज़्यादा स्पेस पड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो ड्रग्स यहाँ तो मतलब वापस तो नहीं आती। वापस आने का मतलब ये है कि पेशेंट को फार्मेसी से जो ड्रग हम लेकर देंगे ना उसके नाम पे जो बनी होती है सिर्फ वही लगाएंगे, मतलब कुछ बचा ही नहीं होगा। तो अगर कुछ बचा ही नहीं होगा तो हम नर्सिंग स्टेशन में क्या क्या रखेंगे? ठीक है जी। इट एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ ड्रग्स एंड पाइलर। ठीक है। तो यही है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज याद रखें। तो ये बात याद रखें, वो एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डिसएडवांटेज भी कुछ ज़्यादा है। इट रिक्वायर सेपरेट मैन पावर फॉर प्री पैकिंग। मतलब आपको जो है ना ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में एक पेशेंट तो नहीं होता ना, वहाँ हज़ारों पेशेंट्स होते हैं। तो हर एक के लिए आपको सेपरेट पैकिंग जो है ना वो करनी होगी, उसके लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो अगेन आपको फाइनेंशियली बर्डन होगा। इट रिक्वायर इंक्रीज नंबर ऑफ स्किल पर्सन इन द फार्मेसी। ठीक है। तो फार्मेसी में ये स्किल पर्सन की जो है ना अगेन ज़रूरत होगी। सेपरेट कंटेनर, हर एक के लिए अपना अपना कंटेनर, मशीनरी आल्सो। तो स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, कुछ मेथड पढ़ते हैं इसके डिस्पेंसिंग यूनिट के जो ना कुछ मेथड्स हैं। ये एक हमारे पास कड़ है, एक डड है, एक सेंट्रलाइज है, एक डिसेंट्रलाइज। ठीक है जी। तो कड़ और डड क्या है आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, देखिए ये क्या होता है। तो ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन द यूनिट डोजेज एंड ऑल द ड्रग आर स्टोर्ड इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द फार्मेसी एंड डिस्पेंड एट द टाइम द डोज टू बी गिवन टू द पेशेंट। देखिए, इसका मतलब ये होता है ना कि आपके जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के सेंट्रल एरिया में एक फार्मेसी होती है। ठीक है। वही फार्मेसी से सारा ड्रग्स हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में सप्लाई होता है।
इसलिए इस वजह से इसको सेंट्रलाइज डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। सेंट्रलाइज इस वजह से कहते हैं कि फार्मेसी होती है ना, वो हॉस्पिटल के सेंट्रल एरिया में होती है, वहाँ से हर एक डिपार्टमेंट को जो है ना ड्रग की सप्लाई होती है। ठीक है जी। To operate the system, delivery devices such as medication, cart और pneumatic tube are required। मतलब ये सिस्टम जो है ना, ये सेटअप चलाने के लिए आपको कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि मेडिकेशन कार्ड्स, न्यूमेटिक ट्यूब, इन सब चीज़ों की ना आपको अशद ज़रूरत होगी। विदाउट दैट आप ये मेडिकेशन जो है ना डिलीवरी नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे डायग्राम में दिए गए कुछ न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। ठीक है, अगर हो सके तो आप इसे यूट्यूब पर जाकर जो है ना ये सर्च करें और ये ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये न्यूमेटिक ट्यूब्स क्या होता है, तो अगर आप विजुअली यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। स्लाइड में सिर्फ यहाँ पे डायग्राम शो किए गए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज यूनिट, ये क्या होता है? तो सेंट्रलाइज तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, मतलब हॉस्पिटल की जो सेंट्रल एरिया में एक फार्मेसी होती है विच कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। देखिए डिसेंट्रलाइज तो इसके उलट है, मतलब ठीक है। डिसेंट्रलाइज को पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उर्दू में समझाता हूँ आपको। दिस ऑपरेट्स through small satellite pharmacies located on each floor of the hospitals. The main pharmacy is for procurement, storage and manufacturing and packing। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग होता है ना, एक्चुअली इसमें ये होता है कि हॉस्पिटल में जितने भी जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फार्मेसी होता है। गायनी वार्ड का अलग होता है, ठीक है, कार्डियो वार्ड का अलग होता है, पल्मो वार्ड का अलग होता है, डर्मो वार्ड का अलग होता है। तो हर एक जो है ना वार्ड का अलग अलग जो है ना, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फार्मेसी होता है। ठीक है, तो उसी फार्मेसी से हर एक वार्ड को जो है ना फिर मेडिकेशन जो है ना वहाँ पर डिलीवर हो जाती है। और इस सेंस में मतलब जो डिसेंट्रलाइज डोज सिस्टम में ऐसा होता है कि जो आपके पास हॉस्पिटल की मेन फार्मेसी होती है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो किस वजह से होती है, मतलब वो किस के लिए होती है, किस वजह के लिए, मतलब तो मेन फार्मेसी में यही होता है कि जो ड्रग्स आपने प्रोक्योरमेंट के, मतलब वहाँ से आप ड्रग ऑब्टेन करेंगे, वहाँ पे ड्रग की स्टोरेज होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकिंग होती है। ठीक है, तो इस सेंस में जो मेन फार्मेसी होती है ना, वो इसको स्टोरेज करती है, पैक करती है, इसको तैयार करती है, इसको ऑब्टेन करती है हायर सोर्स से, और फिर आगे जाकर जो है ना वो स्मॉल जो सैटेलाइट फार्मेसी होती है हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसे हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रोसीजर, पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज़ प्रिपेयर्ड अपॉन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। इसका प्रोसीजर ये है कि जब एक पेशेंट जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वहाँ पर उसका जो प्रोफाइल कार्ड बना दिया जाता है, उसका जो कंप्लीट डेटाबेस वहाँ पे लिखा जाता है। प्रिस्क्रिप्शन आर सेंड डायरेक्ट टू द फार्मासिस्ट। यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, ये सीधा किसके पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास। ठीक है जी। अच्छा, फार्मासिस्ट जो है ना वो मेडिकेशन के आर्डर चेक करते हैं, और जूनियर फार्मासिस्ट हमारे पास क्या करते हैं, ये मेडिकेशन उठाते हैं और जो भी जो ड्रग्स होती है वो कार्ट में रख देते हैं। कार्ट आपके पास एक ट्रे होती है, ठीक है जी, जिसमें मेडिकेशन रखी जाती है। ट्रे जैसा कि किडनी ट्रे की आप मिसाल है। अच्छा, फार्मासिस्ट चेक कार्ड प्रायर टू रिलीज़। फिर फार्मासिस्ट जो है ना वो कार्ड चेक करता है, ठीक है, ताकि जो ड्रग है उसकी रिलीज़ के ड्रग के ऑर्डर जो है ना चेक कर सके और ड्रग को सही तरह से आगे डिलीवर कर सके। द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन द रिकॉर्ड। अब नर्स जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ये इस नर्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर इसका जो रिकॉर्ड में इसकी एंट्री ये लगी। ठीक है, दो चीज़ें हैं, हम शुरू से पढ़ते जा रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन और फार्मासिस्ट का काम होता है, लेकिन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ये सिर्फ नर्स का काम है। ये बात याद रखें, ऐसा ना हो कि आप कहीं गलती से ये किसी को प्रिस्क्राइब करें ये चीज़ें, तो काइंडली ना करें, ये आपका काम नहीं है, आप सिर्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द कार्ड इज रिचेक्ड। मतलब जब फार्मेसी में ये चीज़ें रिटर्न होंगी ना, कोई भी जब मेडिकेशन वापस आएगी, तो कार्ड जो है ना वो दोबारा रीचेक होगा कि कौन कौन सी मेडिकेशन गई थी, अब कौन कौन सी आई है। ठीक है। अब आपके पास डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, मतलब देखिए कुछ ड्रग ऐसी होती है ना, तो जिसको कंट्रोल करना इंतहाई लाजिम होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसका जो इफ़ेक्ट्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, और बंदे को एडिक्ट भी करा सकता है। तो इसलिए जो है ना दिस ड्रग शुड कीप्ड अंडर लॉक एंड की, मतलब ये जो ड्रग्स हैं, मतलब नशा आवर हो गए आप, या नारकोटिक्स हो गए, या जो भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे आगे, तो इन सब को जो है ना एक लॉक एंड की, मतलब इसको एक आप ये कहें कि एक महफूज मकाम पर जो है ना वहाँ पर रखा जाता है, ऐसे खुलेआम नहीं। ठीक है,
कि लोग इसे चुरा भी सकते हैं जो एडिक्ट पर्सन है। तो अगर उसको कहीं और जगह से नहीं मिल रही, क्योंकि बाई फार्मेसिस्ट तो ये विदाउट मतलब विदाउट जो आपके पास मेडिकल डॉक्टर होता है, बट फिजिशियन उसके ऑर्डर के मुताबिक तो आप बाहर ले सकते हैं ना, उसके साइन के ज़रिए से। विदाउट उसके साइन आप तो बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि फार्मेसी वाले तो आपको नहीं देंगे। तो इसलिए ये सारे जो ड्रग्स हैं ना, इसको एक महफूज मकाम पर जो है ना वहाँ रखा जाता है। अ सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर दम। इसके लिए एक अलग ही रजिस्टर होता है कि किस पेशेंट को कौन सी ड्रग दी गई है, ठीक है जी। तो ये सारा जो सिस्टम जो है ना वहाँ पे एक अलग ही रजिस्टर होता है। और क्योंकि ये ड्रग ही अलग है, ठीक है, ख़तरनाक चीज़ें, तो इसका एक अलग हिसाब किताब होता है। जब प्रोसीजर के बाद यहाँ पे क्या है, ये बात याद रखें, हॉस्पिटल का जो मेडिकल सबर्डन होता है ना, मेडिकल सबर्डन, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडिकल सबर्डन इज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। मतलब ऐसी जो ड्रग्स होती है, मतलब नशावर अद्वियात हो गई, नारकोटिक्स वगैरह, तो इन सारे ड्रग्स के कंट्रोल के लिए जो आपके लिए हॉस्पिटल का जो एमएस होता है ना, मेडिकल सबर्डन, ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और वो इस तमाम चीज़ों का वो ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। मतलब इस ड्रग को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इसके बाद चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्योर्स, स्टोर्स एंड डिस्पेंस द ड्रग्स। तो मेडिकल सबर्डन के बाद आपके पास जो चीफ फार्मासिस्ट है, तो वो इस ड्रग को प्रोक्योर करेगा, मतलब इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, फिर इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, अब याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, याद रखें। देखिए जी, ये हमारे पास जो नारकोटिक है ना, जो नारकोटिक ड्रग है या जो साइकोट्रॉपिक ड्रग, मतलब ऐसे ड्रग, साइकोट्रॉपिक का मतलब ऐसा है जो कि आपका मूड जो है ना वो चेंज करती है, ठीक है। तो नारकोटिक्स तो बेसिकली ये नशावर होती है ना, और साइकोट्रॉपिक ऐसी ड्रग जो कि आपके मूड पर इफेक्ट करती है। तो इन ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन के लिए ना ये एक रूल बनाया गया था, एक एक्ट, ठीक है। एक्ट बनाई गई थी। उस एक्ट के तहत जो है ना आप ये पहले ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, ये जब ड्रग देंगे या इस ड्रग से रिलेटेड आपको इतनी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 1985 में, मतलब 1985 में एक एक्ट जो है ना पास हुआ था। तो इसके मुताबिक, इस एक्ट के मुताबिक आपको पेशेंट का फुल नाम, एड्रेस, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का नाम क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ड्रग की क्वांटिटी मतलब डोज कितनी है, प्रेस्क्राइबर मतलब जो फिजिशियन या फार्मासिस्ट का सिग्नेचर, और फिर इसकी अगेन डोज, और एक आप कौन से रूट पर देना चाहते हैं, IM IV एट्सट्रा ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक उससे हमारे पास जो क्या होता है, एक्ट है 1985, इस एक्ट के तहत आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो चेक करनी पड़ेंगी, इसके बाद ही ये सब कुछ होगा, ठीक है। मतलब तभी आप दे सकते हैं। अच्छा, इफ़ द ड्रग इज़ नॉट इन द स्टॉक। अच्छा, if the requirement drug is not in the stock, the complete control drug prescription must be written on hospital prescription blank form by registered medical practitioner and signed। देखें, इन केस आपके पास जो है ना जो नर्सिंग स्टेशन है या जो स्टॉक है वहाँ पे ये ड्रग आपके पास नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो बाहर से मंगवाने के लिए जो है ना ये बात याद रखें, हॉस्पिटल का अपना एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, तो वही प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म लाके फिर उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। आप उसे फिल करेंगे, लास्ट में जो है ना एक किसी भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है ना, मतलब एक डॉक्टर होता है ना, उसका आपने हिसाब से साइन लेना होता है, ठीक है। उसी साइन के बाद जब ये किसी फार्मेसी में जाता है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर में जाता है या फार्मेसी में जाता है, तो वहाँ तब इसे चेक किया जाता है कि ये फ़लाँ हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन ब्लैंक फॉर्म है, तो फिर वो वहाँ से मेडिकेशन अलाउ करता है, अदरवाइज़ ये मेडिकेशन ऐसे अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो हॉस्पिटल का अपना जो है ना ब्लैंक फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसका साइन जो है ना, इन दो चीज़ों के बगैर तो ये बिल्कुल भी वहाँ पे प्रिस्क्राइब, मतलब वो लोग रिलीज़ नहीं करते। रिलीज़ का मतलब ये कि फिर फार्मेसी वाले आपको नहीं दे सकते ये, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स ऐसी, ये ऐसे ख़तरनाक ड्रग्स हैं, ये एक आदमी अपने आप को इससे एडिक्ट भी करा सकता है, तो ये कानूनन जुर्म होता है। इसलिए कुछ अद्वियात ऐसी हैं तिब के मैदान में, तो उनके लिए अलग अलग सख्त कवानीन, तिहाई सख्त कवानीन बनाए गए हैं, ठीक है जी। तो आपने सोसाइटी में भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जो लोग ऐसे ड्रग बेचते हैं तो उनको फ़लाँ फ़लाँ बंदे को इतनी इतनी साल कैद हो, इतना जुर्माना हुआ, क्योंकि ये इससे जो है ना कौमें तबाह हो जाती है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ कौमें का मतलब हमारे यूथ है ना, तो यूथ तो गए तो कौम तो गई ही गई, ठीक है।
डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम फार्मेसी टू वाट शुड बी कैरिड आउट बाय द रिलायबल पर्सन। देखें अगेन वही बात ना। अब जो हमारे पास नारकोटिक ड्रग्स हैं, मतलब जो नशावर ड्रग्स हैं, वो फार्मेसी से वार्ड तक जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन लाएगा? एक ऐसा बंदा ला सकता है जो कि काबिल एतमाद हो, ठीक है। आप तभी उसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो, क्योंकि ये बंदा इसको ना चुरा भी सकता है। क्यों? उसको खुद इसकी ज़रूरत होगी, एडिक्शन होगा ना। तो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म की बाहर तो नहीं मिल सकती। तो अगर फार्मेसी से ये वार्ड तक अगर जाती है तो रिलायबल पर्सन मस्ट है इसमें, ठीक है। मतलब काबिल एतमाद एक भरोसेमंद आदमी यहाँ पे मस्ट है। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्सेज रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड ऑडिट ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, जब ये ड्रग रिलीज़ होंगी फार्मेसी से, इसका ऑर्डर जो है ना, फार्मेसी से ये ड्रग मतलब जारी होंगी, तो इसके बाद नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको एडमिनिस्टर करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। मतलब इसकी ऑडिटिंग जो है ना, इसकी ऑडिटिंग मतलब कंप्यूटराइज डेटा, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, इन केस जो है ना ऐसा भी होता है सम टाइम। अच्छा, इन केस जो है ना आपके पास कोई पेशेंट जो है ना अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, जो है फ़ोन में हमने पढ़ा है ना, अगर वो मतलब इनकार करता है जो कोई केयर लेने से, कोई मेडिसिन लेने से, तो ये इसका सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और ये जो एज अ नर्स जो है ना, आपको उसका जो राइट, इसका जो डिसीजन है ना, आपको उसका रिस्पेक्ट करना होगा, उसको एहतराम देना होगा, ठीक है। तो इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो फिर आप जो मेडिकेशन आपने उसके लिए लाए थे, तो आप क्या करेंगे? उस ड्रग को आप ज़ाया करेंगे। ये बात मेरी याद रखें, ठीक है। डिस्ट्रॉय द ड्रग इनटू द सिंक। ये ड्रग को आप जो है ना किसी जगह ज़ाया कर देंगे, और रिकॉर्ड में ये लिखेंगे कि दो चीज़ें होंगी, या तो इन केस मेजॉरिटी में यही होता है कि पेशेंट्स इसे नहीं लेते ना, रिफ्यूज़ बाय पेशेंट, या अक्सर जब फिजिशियन कैंसिल करता है तो आप कैंसिल बाय डॉक्टर, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें इसे आप याद रखें। अच्छा, ड्रग की रेगुलेशन और लेजिस्लेशन क्या है? तो ये बात याद रखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली जो अथॉरिटीज़ होती है हर एक कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में जो फूड की जो अथॉरिटी है ना, हिलाल फूड अथॉरिटी वगैरह, तो इन अथॉरिटीज़ का काम ये होता है कि ये अपनी जो अथॉरिटी मतलब अपने पावर के अंडर जो है ना काम करती है, कि मुल्क के अंदर जो फूड का जो सेटअप है ना, उसको, इसमें सफाई का जो एक ख़ास स्टैंडर्ड होता है, उसको जारी रखती है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह जो है ना हमारी कंट्री में ऐसा कुछ होता है कि अ, मतलब फूड का जो मेंटेनेंस होता है, इसका एक स्टैंडर्ड होता है, इसे मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है ना मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ होती है। तो इसी तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनली या फिर कंट्री वाइज जो है ना, अपने अपने जो एक अथॉरिटीज़ होती है, तो उनका काम ये होता है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। ड्रग रेगुलेशन इज़ द कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी सच एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एफडीए हो गया, द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए, एंड द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी पीएमडीए। तो ये चार डिपार्टमेंट आपके पास चार इदारे हैं, तो ये ऑल ओवर द मतलब इंटरनेशनली जो है ना, ये ड्रग को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, मतलब कानून साजी कर रहे हैं, डिफरेंट कवानीन बना रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, ये ड्रग्स अगर आप देंगे तो आप ये इस तरह दें, इस तरह दें। मतलब ये है कि जो एक कवानीन है ना हमारे पास, जो नारकोटिक ड्रग्स, इसका एक कानून ये है कि नारकोटिक ड्रग्स जो है ना, फिजिशियन के जो साइन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हॉस्पिटल का जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, इसके बगैर आप नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान में हालात उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड को पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करें, ऐसे लर्निंग करें कि आप कल को अगर अच्छी जगह जाएँ ना, तो आपको काम आए फिर, ठीक है। स्टैंडर्ड लर्निंग करें। अगर आपको अल्लाह ने कहीं मौका दिया तो अपने नॉलेज और अपना प्रोफेशन वहाँ यूज़ करें, ठीक है। टोटके मोटके जो यूज़ हो रहे हैं ना, लीव। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास फार्माकोपिया आल्सो रेगुलेट ड्रग एंड मेक वेरियस लेजिस्लेशन फॉर ड्रग। हमारे पास जो फार्माकोपियाज हैं, फार्माकोपियाज मतलब आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये हमारे पास ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है, एक रिटन बुक होती है ड्रग से रिलेटेड, जो कि ड्रग को रेगुलेट करती है। इसकी जो मुख्तलिफ़ कवानीन होती है, तो ये सब कुछ उस फार्माकोपियाज में लिखा होता है। तो फार्माकोपियाज हमारे पास क्या होता है? ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है, ठीक है। मतलब बुक रिटन फॉर्म में लिखी होती है। तो उस बुक के अंदर आपके पास एक ड्रग लिखी होती है, उसका जितना भी जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, एक लिस्ट होती है। ड्रग से रिलेटेड जितने भी जो लेजिस्लेशन है, मतलब कानून साजी होती है, वो सब कुछ वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज
हमारे पास कौन कौन से हैं जिससे हम ड्रग को हम न सिर्फ यूटिलाइज़ कर सकते हैं बल्कि कलेक्ट भी कर सकते हैं, जो ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, सेकेंडरी हैं, ठीक है, तो टर्शरी भी आई थिंक। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हमारे पास, जो रिसर्चर हैं या जो मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या जो कंपनीज ड्रग को इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब ड्रग को तैयार कर रही है, तो ये प्राइमरी सोर्स हो गए। ये बात याद रखें, प्राइमरी सोर्स में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, ये सभी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो साइंटिफिक जर्नल है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जर्नल जारी किया जाता है जब भी कोई नई रिसर्च हो जाती है ना, तो एक इस फॉर्म ऑफ जर्नल, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रोवाइड ओरिजिनल स्टडीज़ और रिपोर्ट, मतलब जो आपके पास क्लिनिकल ट्रायल एंड एरर, मतलब क्लिनिकली आप जो लर्न कर रहे हैं, या जो आपके पास केस सीरीज़ है, या कि स्पेशल एक रिपोर्ट हो, केस रिपोर्ट, तो ये चीज़ें आपके पास जो है ना प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। इससे आप जो है ना ड्रग से रिलेटेड जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडरी सोर्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स विच समराइज द इंफॉर्मेशन अराइजिंग इन द प्राइमरी सोर्स। देखें, ये सेकेंडरी रिसोर्सेज में मतलब हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट या इंडेक्स आता है ना, ये भी एक तरह की, इसमें ये होता है कि कोई इंडिविजुअल जो है ना, वो किसी की कोई डिज़ीज़ जो है ना उसको अच्छी तरह से स्टडी करता है, ठीक है, और वहाँ पे जो रिसर्च होती है डिजीज़ से रिलेटेड, वो रिसर्च करता है अपने पेशेंट्स की बेहतरी के लिए, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब ये है कि वो रिसर्च स्टडी करता है एक पेशेंट पर, ठीक है, और उस पेशेंट पे जो रिसर्च स्टडी के बाद एक समराइजेशन जारी करता है, ठीक है। ये हमारे पास जरा सेकेंडरी रिसोर्स हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टर्शियरी रिसोर्स, हमारे पास जो टेक्स्ट बुक हैं जो लिखे गए, या हैंड बुक्स हैं, या हमारे पास जो ऑनलाइन कंपेंडिया है, ठीक है, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन मतलब ड्रग से रिलेटेड जो रिसोर्स है ना वहाँ गेन कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास जो कुछ वेबसाइट यहाँ पे इन लोगों ने लिखी है। अच्छा, जनरल जो कंसिड्रेशन होती हैं जब आप किसी बुक को यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि अथर पब्लिकेशन, मतलब ये किसने लिखी है, कौन सी पब्लिकेशन है, ठीक है, अदर की पब्लिकेशन की उसकी एक्सपर्टाइज, मतलब एक्सपर्ट है या नहीं। अच्छा, द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से ईयर में ये होता है, इसका कॉपीराइट डेट याद, ये आप चेक करें। लास्ट रिवीजन, मतलब कब हुआ था इस बुक का, इसका लास्ट रिवीजन चेक करें। ऐसा ना हो कि आप जो है ना वॉल्यूम 1 अभी पढ़ रहे हैं और वॉल्यूम 2 मार्केट में है, तो आप कोशिश करें कि आप वॉल्यूम 2 ही पढ़ें, क्योंकि रिसेंट अच्छा होता है, ठीक है। द एडिशन ऑफ द टेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट करंट एडिशन, ठीक है। अगेन वही बात, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बिब्लियोग्राफी मतलब एक कंसाइज, और जो एक करंट एक कंसाइज आपके पास जो है ना, एक कंसाइज और सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, ठीक है, एक्यूरेटली जो है वहाँ पे रिफंड है या नहीं, ठीक है, ये चेक करें। साथ साथ हमारे पास ये भी चेक करें कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी एक्सेसिबल है, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं कितनी एक्सेसिबल है, आपको कहाँ तक पहुँचा सकती है, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज दैट आर रिलेवेंट टेक्स्ट, ठीक है जी। दूसरे जो सोर्सेज हमारे पास, जो लाइब्रेरीज रिसर्च एसोसिएशन है, या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ इंफॉर्मेशन सेंटर हो गए डिफरेंट इंडस्ट्री में, या हमारे पास जो एनालिस्ट हैं, मतलब जो तजज़ियाकार जो कि मुख्तलिफ लेवल्स में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप ड्रग से रिलेटेड जितने भी जो सोर्स हैं ये आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ड्रग कार्ड आता है। तो ड्रग कार्ड एक्चुअली ये थर्ड सेमेस्टर का जो क्लिनिकल है ना, वहाँ पे मेजॉरिटी आप अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए मेजॉरिटी जो लर्निंग होती है ना, वो क्लिनिकल साइड पे होती है। क्यों, देखिए, हमें कोई एंटीबायोटिक्स, हम लेट सपोज हमारे पास है इस टेबल में एक एंटीबायोटिक्स है, तो इस अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इनका इंडिकेशन, ठीक है, मैकेनिज्म का मतलब ये कैसे काम करता है, इंडिकेशन किस सिचुएशन में आप देख सकते हैं। अच्छा, कंट्राडिक्शन, इज नर्सिंग मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें जो है ना एक ड्रग कार्ड में आप स्टडी करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ना आपके पास अगेन, मतलब आपके पास एक लेट से बताओ, आपके पास एक ड्रग है डाइगोजिन, ठीक है, तो डाइगोजिन का रिकमेंडेड डोज कितना है, ठीक है, तो ये 0.25 mg, कौन सा रूट है, IV, ठीक है, हाफ लाइफ मतलब 40 आवर, मतलब 40 आवर 1 आवर, क्या मतलब ये है कि डाइगोसिन जो है ना, हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ हमारे पास जो है ना प्लाज्मा में एक ड्रग कितने टाइम में अपना 50% जो है ना वो लास्ट करता है, दैट इज़ इट्स हाफ लाइफ। तो डाइगोसिन का 40 आवर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कौन से रूट पर दे सकते हैं, ओरल और या IV, ठीक है। इसके जो इंडिकेशन या चीफ CHF, अच्छा एट्रियल फिब्रिलेशन, ये चीज़ें इंडिकेशन इन एट्रियल फिब्रिलेशन में आप इसे देख सकते हैं।
जो कंट्राडिक्शन, इससे आपको डिजिटल टॉक्सिसिटी ये चीज़ें हो जाएगी, या जो इसके एडवर्स इफेक्ट अगर इसने शो कर दिया तो डिजीनेस, आपको मेंटली टायर्डनेस, डायरिया, हेडेक, नॉइज़, वोमिटिंग, ये चीज़ें आपको फील होंगी। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगी, टू मच, ठीक है, टू मच अगर आप इसे लेंगे तो फिर टॉक्सिक इफेक्ट होगा ना, फिर ब्लड एरिथमियास हार्ट का जो होता है ना, जो नॉर्मल एरिथमिया होता है वो ब्लड एरिथमिया मतलब वो फिर बिलो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कार्डियक अरेस्ट होने का यहाँ पे ख़तरा होता है। रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना वो मतलब ये फिर कहाँ से एलिमिनेट होगा, किडनी जो है ना, इसे ड्रग्स का मैंने पढ़ा था, किडनी और लिवर करते हैं, तो इसका क्या करेगा, इसका किडनी नीचे जो दी गई है ना डिग्नोजिन का, तो उसका लीवर है, ऊपर जो ऊपर डाइगोजिन है, डाइगोजिन का किडनी है, लेकिन डिग्नोजिन का लीवर है, ये बात याद रखिए। फिर के बाद क्वाबिन है, क्वाबिन का भी अगेन किडनी है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये सेकंड वाला टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखें, ठीक है। तो ये ड्रग कार्ड है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस बुक्स हमारे पास आपके पास हैं, तो आप देखें, ना देखें भी तो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।